तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का, कौन सा पेपर होगा? सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। अगला प्रश्न है, नेपाल के नवीन संविधान 2015 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल 2015। 2015 का जो नेपाल का जो संविधान है उसके क्या प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 30,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। करो भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब, ताकि अपना जो सब्सक्राइबर रेट है वो बढ़े और अपन 30,000 सब्सक्राइबर के करीब आए। आपका भी फायदा है, आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आगे कंपटीशन के लिए भी पढ़ाने वाला हूं, उसके भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और एग्जाम से पहले भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेपाल 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। मतलब जो नेपाल का जो संविधान है वो कब लागू होता है? 20 सितंबर 2015 को लागू होता है। यह नेपाल का 7वां संविधान है। क्या है? जो नेपाल होता है ना उसका 7वां संविधान है। मतलब अभी तक नेपाल 7 संविधान बना चुका है। अक्सर अपन कहते हैं ना भारत के लिए कि भारत भाई, भारत के संविधान में क्या है, ऐसे है भारत, अरे इतना बड़ा देश है, इतनी भाषाएं हैं, इतनी विविधताएं, फिर भी हमारा संविधान आज टिका हुआ है। सारी चीजें कानूनी प्रक्रियाओं के हिसाब से चलती हैं। लोग आए लोग चले गए, पार्टियां आई पार्टियां चली गई, है ना, लेकिन ये संविधान पहले भी था और आज भी था। तो हमारे संविधान की यही खूबसूरती है, देख लो। और ये देश का एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य रूप में स्थापित करता है। अब ये जो नया संविधान बनाया गया है 2015 के अंदर, ये क्या करता है? देश को एक लोकतांत्रिक परंपरागत रूप से बनाने का काम करता है और एक गणराज्य, समझ में आ गया, जहां पर आपके सामने लोकतांत्रिक रूप से देश हो उसको स्थापित करता है। इस संविधान में राजतंत्र को समाप्त करके एक स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्था। पहले के संविधान के अंदर प्रमुख बिंदु क्या थे? पहले का जो संविधान था उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता था? पहले के संविधान में हमें कहीं ना कहीं राजतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती थी? राजतंत्र से संबंधित व्यवस्था देखने को मिलती थी। संघीय लोकतंत्र गणराज्य, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। देश में 7 प्रांत प्रोविंसेस विभाजित किया गया। मतलब देश को 7 अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो प्रोविंस है उसमें उसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। संघीय, प्रांतीय व स्थानीय स्तर की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। और क्या की गई है? वहां पे संघीय स्तर की, प्रांत और स्थानीय स्तर पे जो शासन व्यवस्था है उसको स्थापित करने का काम किया गया है। समझ में आ गया? तो एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही महत्वपूर्ण संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कैसी है? संघ के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां पर संघ क्या होता है? जहां पर केंद्रीय शासन व्यवस्था भी हो, राज्य भी हो और स्थानीय स्तर पे भी हो। जैसे भारत में क्या है? केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है और पंचायती राज के भी चुनाव होते हैं ना, नगर पालिका के भी होते हैं, पंचायती राज के भी होते हैं। तो इसी प्रकार से आपके सामने संघीय, प्रांतीय व स्थानीय स्तर की जो शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, इसी को क्या कहा जाता है? संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से उसको जाना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेपाल में संसदीय प्रणाली को अपनाया। नेपाल ने क्या किया? वहां की जो संसद प्रणाली है, क्या है? वहां की जो संसद प्रणाली है उसको अपनाया गया। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है ना वह नेपाल का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? वही सबसे बड़ा वहां का संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करता है। समझ में आ गया? संविधान का सबसे बड़ा पद होता है और वही आपके सामने क्या है? संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम भी करता है। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, वो वास्तविक प्रमुख के रूप में काम करता है। मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है भाई? प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। क्या होती हैं? प्रधानमंत्री के पास लगभग आपके सामने वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। मंत्रिपरिषद और संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। जो मंत्रिपरिषद होती है ना वहां की, कौन? जो मंत्रिपरिषद होती है वो वहां के आपके सामने किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? सरकार के प्रति या संसद के प्रति। वहां की जो संसद होती है उसके प्रति आपके सामने जो मंत्रिपरिषद है, वहां के आपके सामने जो
राष्ट्र प्रधानमंत्री की आपके सामने जो मंत्रिपरिषद है वो उसके प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व रहते हैं, वही उसके सबसे प्रमुख उसको साथ देने वाले होते हैं। जैसे भारत में क्या प्रधानमंत्री होता है और फिर उसकी मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का काम क्या है, जो प्रधानमंत्री है उसकी सहायता करना, कोई भी काम है उसमें उसकी सहायता करना मंत्रिपरिषद का प्रमुख काम होता है। अगले वाला पॉइंट है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। संविधान में नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। क्या किए गए हैं, संविधान होता है उसमें नागरिकों को सारे के सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना। जैसे भारत में मौलिक अधिकार दिए गए स्वतंत्रता का, समानता का, धर्म का, है ना, और आपके सामने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, हर प्रकार के आपके सामने क्या है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, तो वो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। पहला है, कौन कौन से मौलिक अधिकार है नेपाल के संविधान में, समानता का अधिकार, हर व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का समानता का अधिकार दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, किसका, जो शिक्षा होती है और जो स्वास्थ्य होता है उसका आपके सामने अधिकार, और सामाजिक न्याय का अधिकार कि सभी लोगों को क्या सामाजिक रूप से न्याय मिल सके, इसका अधिकार भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रकार के जो मौलिक अधिकार होते हैं, चाहे समानता का अधिकार, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे शिक्षा व स्वास्थ्य का अधिकार, चाहे सामाजिक न्याय का अधिकार, ये सब के सब अधिकार देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। कैसा, सेकुलर स्टेट। कैसा स्टेट भाई, सेकुलर स्टेट की बात करें आपके सामने, धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसकी। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। नेपाल को क्या घोषित किया गया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऐसा राज्य जिसपे कोई धर्म मतलब प्रमुखता से नहीं होगा। जैसे कोई इस्लामिक राज्य होते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई आपके सामने बौद्ध राष्ट्र की बात करता है, ऐसा नहीं। धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा राष्ट्र होता है जिसमें सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया जाता है। बहुसंख्यकों को भी उतना ही अधिकार होते हैं, फैसले लेने के, नीतियों का निर्माण किया जाता है तो बहुसंख्यकों की जितनी ध्यान रखा जाता है नीतियों को निर्माण करते वक्त, उतना ही अल्पसंख्यकों को भी तवज्जो दी जाती है। तो यही है, कोई भी एक राष्ट्र, कोई भी एक आपके सामने धर्म को तवज्जो नहीं दी गई। नेपाल के संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। और वैसे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, एक बड़ी आप देख सकते हो। सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता दी गई है, और क्या किया गया है, जितने भी जो धर्म होते हैं उन सबको क्या है, समान रूप से स्वतंत्रता दी जाती है। शक्तियों का विभाजन और सेपरेशन ऑफ पावर होना। संविधान में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, संविधान में विधायपालिका हो गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे विधायपालिका मतलब संसद, कार्यपालिका मतलब जो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है नौकरशाही वो, और न्यायपालिका, सबके बीच में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन है। सबको पता है कि भाई आपको कौन कौन से काम करने हैं, सबकी फिक्स अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी शक्तियां बनाई गई है, सबको अपनी शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है और उसी को अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है। तो यही है, संसद में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों को स्पष्ट रूप से आवंटित किया गया है, सबके पास अपने काम करने का अधिकार है। संघीय संसद कानून बनाती है। संसद का काम क्या भाई, आपके सामने वो अलग अलग प्रकार के जितने भी जो कानून होंगे उन सबको कानून बनाने का काम कौन करती है, संसद। समझ में आ गया, कानून कौन बनाएगी नेपाल के संविधान में, संसद बनाएगी। मंत्री परिषद प्रशासन चलाएगी, जो प्रधानमंत्री की सहायता हेतु जो मंत्री परिषद बनाई जाती है वो क्या करेगी, वहां का जितना भी जो प्रशासन होगा उसको चलाने का काम करेगी। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करती है, और जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो क्या करेगी, संविधान को व्याख्या करने की बात करेगी, है ना। कोई भी टकराव होगा संघीय प्रणालियों में, है ना, संविधान के कोई नया संसद में नया कोई कानून पारित होगा उसको व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का होगा। समावेशी प्रतिनिधित्व, इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। संविधान में महिला, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। हर वर्ग को आपके सामने कुछ ना कुछ क्या दिया गया है, वहां पर संसद में चुन के आए। जैसे अपने SC ST को सीट दी जाती है ना स्पेशल, उसी प्रकार से चाहे महिला हो गई, चाहे दलित हो गए, चाहे आदिवासी हो गए, चाहे पिछड़े वर्ग हो गए, सब के सब लोग संसद में उनका प्रतिनिधित्व है वो चुनकर आए, उनके लोग वहां पर चुनकर आए। इसकी वास्तविकता में व्यवस्था की गई है, सभी के लोगों के लिए व्यवस्था हुई है। संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज।
लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे स्वतंत्र संवैधानिक निकाय स्थापित किए गए। क्या किए गए? लोक सेवा आयोग हो गया, चाहे निर्वाचन आयोग हो गया, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, सब के सब आयोगों को क्या किया गया? एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में। भाई जैसे लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी होता है, इस प्रकार के निर्वाचन आयोग है ना, इन सबको इंडिपेंडेंट किया गया है कि आपको अपने फैसले लेने का अधिकार है इंडिपेंडेंटली। नेपाल का संविधान 2015 का एक आधुनिक लोकतांत्रिक समावेशी संविधान है। आज के समय की जरूरत के हिसाब से भाई एक संविधान बनाया गया है जिसमें सभी लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखकर इसमें देश के संघीय ढांचा कि देश में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार सब कुछ मिलकर अच्छे से काम करें, संसदीय प्रणाली और मौलिक अधिकार व सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया। मतलब सारी की सारी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। तो नेपाल का जो नवीन संविधान 2015 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।